हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी आईक्यू पीसीएस में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ तो बहुत सिंपल है जिसे आपने पढ़ा होगा, पर दोस्तों इस न्यूज़ के पीछे ना एक बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है और उसी स्टोरी को आज हम लोग समझने वाले हैं। उस कंट्रोवर्सी का कॉन्टेक्स्ट भी देखने वाले हैं और दोस्तों ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कंट्रोवर्सी है, इसका हमारे भारतीय लोकतंत्र पे, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें दोस्तों पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है। तो दोस्तों इस सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, उनके बारे में आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो दोस्तों न्यूज़ बड़ी सिंपल है कि श्री गणेश कुमार जो है इनको इंडिया का न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अब भाई इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गणेश कुमार। उनके साथ ही दोस्तों विवेक जोशी करके जो हरियाणा गवर्नमेंट में सेक्रेटरी होते थे, चीफ सेक्रेटरी, इनको भी दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर करके अपॉइंट किया गया है। और अब जानते हैं, ये तो सिंपल न्यूज़ हुई, इसके पीछे की कंट्रोवर्सी रिलेटेड है दोस्तों कि इनकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है और इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट कौन सा रोल प्ले कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, इनके बीच में किस बात को लेकर कंट्रोवर्सी है, किस बात को लेकर असहमति है। और इसी से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा जो अभी क्रिएट हो रहा है वो ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है या इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है उसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि ये जो पैनल है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसको रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट ना दे दे। तो दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है अभी, तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको अपॉइंट करने के लिए अभी 3 लोगों का पैनल होता है। 3 लोगों में कौन है दोस्तों? अभी तो राहुल गांधी है एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, श्री अमित शाह जी है एज अ यूनियन होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इन 3 मेंबर का पैनल है जो इनकी अपॉइंटमेंट करना था। और इस पैनल की मीटिंग हुई थी दोस्तों प्रधानमंत्री आवास पर इस मीटिंग में से राहुल गांधी ने रिटर्न नोट वहां पे सबमिट कर दिया और उन्होंने इस प्रोसेस को ऑब्जेक्ट किया कि भाई इस प्रोसेस को आप रोक दीजिए, और वो चले गए। तो दोस्तों फिर अल्टीमेटली जो सिलेक्शन जो हुआ, श्री गणेश कुमार का सिलेक्शन हुआ, विवेक जोशी का सिलेक्शन हुआ, तो वो किसने किया? तो दोस्तों वो सिलेक्शन इन 2 लोगों ने मिलकर किया। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी आप समझ सकते हो। कंट्रोवर्सी ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है क्या वो फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? क्या इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इंडिया में इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज ही पकड़ लीजिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, क्या इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन, क्या इनके ओपिनियन भी लेने चाहिए या इनसे भी कंसल्टेशन करना चाहिए? क्या इस प्रोसेस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके कंधों पे भारत के इतने बड़े इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को मेंटेन करने के लिए क्या हम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, फेयर बनाना चाहिए? क्या इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी मेंबर इस पैनल में होने चाहिए? क्या यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी अपॉइंट होने चाहिए, ताकि जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए उनकी इंटीग्रिटी पर, ऑनेस्टी पर कभी कोई क्वेश्चन ना आए, उन पर कभी ये टैग ना लगाया जाए कि ये तो गवर्नमेंट के पर्सन है, या ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, या ये एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो इलेक्शन में क्या इलेक्शन कमिश्नर पे ये एलिगेशंस हम लोग रोक सकते हैं कि वो गवर्नमेंट को फेवर कर रही या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा है? जबकि इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होना चाहिए कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल कराए और भारत के इलेक्शन जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंप्लीट करे। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में आपका ओपिनियन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों ये कंट्रोवर्सी को देखते हैं, इसके पीछे की जो स्टोरी है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें समझना होगा तो चलिए दोस्तों इनके पीछे की जो कंट्रोवर्सी है, इनके पीछे की जो प्रोसेस है, उसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना है कि इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो कंट्रोवर्सी क्या है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में।
तो दोस्तों भारत का इलेक्शन कमीशन जो है ये एक ऑटोनॉमस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनॉमस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों कि भारत में फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करे। भारतीय डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए और हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए इलेक्शन प्रोसेस को फेयर और इक्वल बनाना बहुत ज़रूरी है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों इंडियन इलेक्शन कमीशन को दी गई है। और इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है वो हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापन किया गया था और वो भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंडर। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडी, काम है इसका फ्री और फेयर इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट करे। और दोस्तों इस बॉडी में मेंबर कितने होते हैं? तो दोस्तों आज की डेट में इस बॉडी में 3 मेंबर होते हैं, जिनमें से एक होते हैं दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन हमेशा से 3 मेंबर बॉडी था? तो नहीं दोस्तों, इसे 3 मेंबर बॉडी बनाया गया 1989 में। 1989 में दोस्तों इसे 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, यानी यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन जो है वो सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेते थे। पर 1989 में इसको मल्टी मेंबर 3 मेंबर बॉडी बना दी गई। फिर दोस्तों वहीं से और एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि 3 मेंबर बॉडी है तो यहाँ पे डिसीजन किसके बेसिस पर लिया जाए। मान लीजिए इन 3 लोगों में अगर किसी डिसीजन को लेकर, इलेक्शन रिलेटेड प्रोसेस को लेकर, कोड ऑफ कंडक्ट को रिलेटेड लेकर अगर कोई असहमति बन जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो डिसीजन किसके बेसिस पर लिया जाएगा? तो दोस्तों वहां पे कंक्लूजन ये निकला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सबसे सीनियर है तो वही उन्हीं का डिसीजन फाइनल माना जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तीनों लोग जो है वो इक्वल है और अगर इन तीनों लोगों में किसी डिसीजन को लेकर असहमति होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो डिसीजन दोस्तों मेजॉरिटी वोट के हिसाब से लिया जाएगा। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ओवरराइडिंग पावर नहीं है। तो ये तीनों लोग साथ में बैठ के डिसीजन लेंगे और मेजॉरिटी वोट के हिसाब से डिसीजन को फाइनल किया जाएगा। अब दोस्तों ये तो थी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के वर्किंग के बारे में। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आता है वो ये कि इन तीनों की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी। तो दोस्तों इन तीनों की अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है पहले सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे होती थी और जिन्हें इनकी रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। तो दोस्तों फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ से डाउट सीधे सीधे से आते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इन लोगों को अपॉइंट कर रही है तो ये गवर्नमेंट का फेवर करेंगे और ये जो इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो थी ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी। और दूसरा दोस्तों हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इतना बड़ा डिसीजन इलेक्शन कमिश्नर के जो 3 इंपॉर्टेंट पर्सन है उनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए ना। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट या बाकी सिविल सोसाइटीज़ का भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनके भी तो ओपिनियन लेने चाहिए ताकि भारत की जनता को इलेक्शन कमिश्नर के इम्पार्शलिटी पे, अनबायसनेस पे पूरा भरोसा हो, ताकि इलेक्शन के जो भी डिसीजन आए उसे हमारी पब्लिक फेथ में, बिलीफ में, ट्रस्ट के साथ एक्सेप्ट करे। तो दोस्तों इसीलिए इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2 मार्च 2023 को दोस्तों उन्होंने बोला, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी, और केस का नाम था दोस्तों अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो है इनको एक कमिटी ने अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्हें अपॉइंट करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को बोला कि इनकी अपॉइंटमेंट अभी एक कमेटी करेगी, 3 मेंबर कमेटी, और उसमें 3 मेंबर कौन से? तो दोस्तों उसमें 3 मेंबर होने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और उसके साथ दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस पर ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तीनों की एक कमेटी होनी थी और इस कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर इनकी अपॉइंटमेंट करनी थी। और दोस्तों उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोट भी किया था, जैसे कि दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को जो इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इनको
और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को इस जजमेंट में नोट भी किया था, जैसे कि उन्होंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमिश्नर है, इनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है। इनको किसी भी कॉमन प्रोसेस से रिमूव नहीं कर सकते। इनकी रिमूवल प्रोसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही है, तो ये इन्हें प्रोटेक्शन है। उसके साथ बोला कि इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर है। जैसे रूल मेकिंग पावर लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसी तरह से दोस्तों रूल मेकिंग पावर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के पास भी है। और इलेक्शन कमीशन का दोस्तों खुद का इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है, इनका बजट भी सेपरेट होता है और जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं होता। तो दोस्तों ये सारे प्रोविजन रखे गए थे ताकि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, फेयर और इक्वल मैनर में काम करे। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही जगह लैक्यूना था, वो था दोस्तों अपॉइंटमेंट। तो इसीलिए दोस्तों अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 लोगों का पैनल सजेस्ट किया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। अब दोस्तों इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और एक चीज बोली कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं बना देती। तो पार्लियामेंट ने दोस्तों इनके लिए एक लॉ बनाया। लॉ का नाम है दोस्तों द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो 2023 में पार्लियामेंट ने भी इसके लिए एक्ट बना दिया। उस एक्ट में क्या किया दोस्तों, तो उस एक्ट में भी 3 मेंबर पैनल था जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करता। उस पैनल में दोस्तों यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर आ गए। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा था, उन्हें रिप्लेस करके अब 3 लोगों का पैनल जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और दोस्तों यूनियन मिनिस्टर होंगे। अब इसीलिए देखिए हमने जो शुरू में देखा था 3 मेंबर पैनल, 3 मेंबर पैनल में कौन था दोस्तों, तो 3 मेंबर पैनल में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर, होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन। इन 3 लोगों के पैनल ने अपॉइंटमेंट के बारे में डिसीजन लेना था, जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए थे, पर गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर को ला दिया। तो दोस्तों अब ये 3 लोग अगर मीटिंग में बैठते हैं तो क्या इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रोसेस ये प्रो गवर्नमेंट होगी? क्योंकि देखो दोस्तों इसमें तो 2 पर्सन जो है, 3 में से 2 मेंबर तो गवर्नमेंट के हैं। तो अपॉइंटमेंट में हमेशा वही डाउट रहेगा ना जो पहले था पार्शियलिटी वाला, कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो प्रो गवर्नमेंट होंगी, गवर्नमेंट अपने पसंदीदा ऑफिसर्स को ही अपॉइंट करेंगे। तो जो डाउट जो था कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयर कैसे बनाए, तो क्या दोस्तों वो डाउट सॉल्व हुआ? क्या वो लोगों के दिल में से डाउट क्लियर हो गया कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो है ये फ्री और फेयर मैनर में ही काम करेंगे, ये गवर्नमेंट की साइड नहीं लेंगे या गवर्नमेंट के साइड में डिसीजन नहीं देंगे, या अपोजिशन पार्टीज या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ये स्ट्रिक्ट रवैया नहीं अपनाएंगे और गवर्नमेंट के प्रति नरमी बरतेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या लगता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिला है क्या? तो दोस्तों उसके अलावा जहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर इन दोनों ने ही दोस्तों मिलकर श्री गणेश कुमार और विवेक जोशी इनकी इलेक्शन कमिश्नर और गणेश कुमार इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर करके अपॉइंटमेंट कर दी है। तो दोस्तों आप ही बताओ क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हुई है? हाँ दोस्तों, क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हुई है? तो दोस्तों हमने जो 2023 का एक्ट बनाया था उस एक्ट के हिसाब से सबसे पहली बार अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। और दोस्तों ये अपने ऑफिस, ये अपना कार्य शुरू करेंगे फरवरी 19 फरवरी 2025 से ये अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है श्री राजीव कुमार, इन्होंने एज ऑफ 65 कंप्लीट कर ली है और एज ऑफ 65 के बाद ये रिटायर हो गए। तो अभी नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 19 फरवरी 2025 से अपना कार्यकाल जो है उसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि नए इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रोसेस जो है उसे रोका जाए। क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इस एक्ट पे सुनवाई तो कर रहा है, उसका जजमेंट जो है अभी तो आएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को स्टे करने से मना कर दिया। तो दोस्तों अभी प्रोसेस को स्टे करने से मना कर दिया करके नए इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस एक्ट के बेसिस पर अपॉइंट हो गए। तो दोस्तों इसी एक्ट के बेसिस पर इसके पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट हुए थे, जिनमें श्री गणेश कुमार थे
और सुखबीर सिंह संधू भी थे। अब दोस्तों इनके अपॉइंटमेंट के लिए इस पैनल के सामने जो लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट के लिए एक सर्च कमेटी बनती है और उस सर्च कमेटी को लीड करते हैं दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और उनके साथ सेक्रेटरी रैंक के 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर भी होते हैं। तो दोस्तों 3 मेंबर की पैनल है जो इनका सिलेक्शन करना है, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। पर उनके सामने जो नेम प्रेजेंट किए जाते हैं वो नाम भी तो गवर्नमेंट ही शॉर्टलिस्ट करती है, उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ही तो मेजर रोल प्ले करते हैं। यानी दोस्तों पैनल में तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, उसके साथ ही पैनल के सामने जो नाम डिस्कशन के लिए रखे जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो भी नाम गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन जो जिससे ये पूरी कंट्रोवर्सी और डिबेट शुरू हुई थी कि क्या इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रो गवर्नमेंट होने चाहिए, क्या इनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट को अपर हैंड होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपने फेवर के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सके, या इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन होना चाहिए, क्या इसमें पार्लियामेंट को भी रोल देना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए हैं? हाँ दोस्तों, अब उसके साथ ही देखिए ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनकी पावर क्या होती है। तो दोस्तों ये इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन करते हैं, राज्यसभा का भी इलेक्शन करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी इलेक्शन ये करते हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनका भी इलेक्शन यही लोग कंडक्ट करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करेगा। और दोस्तों जो अभी हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है, जो 19 फरवरी 2025 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, ये रहेंगे दोस्तों जनवरी 26, 2029 तक, 26 जनवरी 2029 तक यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। और ये अपने कार्यकाल में दोस्तों 20 राज्यों की विधानसभाओं का इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, और उसके साथ ही 2027 में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उन्हें भी इन्हीं के अंडर कंडक्ट किया जाएगा। और 2029 की लोकसभा के लिए प्रिपरेशन भी दोस्तों इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री गणेश कुमार के अंडर कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें इनकी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सोचना है। तो दोस्तों इंडियन डेमोक्रेसी में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ये तीनों जो है हम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, पर ये तीनों जो है एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करके मेंटेन करते हैं, इनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो डिबेट शुरू होती है वो ये है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जुडिशरी या लेजिस्लेचर। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसे पार्लियामेंट ने बदल दिया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को ऐड कर दिया। अब उसी लॉ को वापस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को अपहोल्ड करेगा या पार्लियामेंट के नए लॉ को अपहोल्ड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन ये बना रहता है कि इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है। तो दोस्तों इस डिबेट के बारे में भी अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या ये कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, क्या ये कंट्रोवर्सी हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है, और क्या इंडिया में जुडिशरी सबसे ज़्यादा पावरफुल है या लेजिस्लेचर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स जो है, आपका ओपिनियन जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक यू।